नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। यूपी में सियासत का सबसे बड़ा खेल चल रहा है। उलटफेर ऐसा कि पार्टियों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कल ही कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के करीबी आरपीएन सिंह का नाम था, लेकिन आज आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर सियासी बवाल मच गया है। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट देने पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि अखिलेश यादव ने 31 मुसलमानों को टिकट भी दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि ये लोग खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सच ये है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है। बीजेपी का बड़ा गंभीर आरोप है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हिंदुओं को धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा एक एक से। सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जा पहुंच रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी में खेला हुई आज का आर पार इसी पर। कांग्रेस के 4 दमदार युवा चेहरे पार्टी की बड़ी ताकत कहे जाते थे, लेकिन सियासत और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और अब आरपीएन सिंह भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। यानी अब इन 4 चेहरों में से सिर्फ सचिन पायलट कांग्रेस में है। वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पर घिरी हुई है। रामपुर से आजम खान, स्वारटांडा से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, कैराना से नाहिद हसन। इस लिस्ट को सीएम योगी ने तमंचावाद से जोड़ते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वो स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। इस बीच बीजेपी के संबित पात्रा और शलभ मणि त्रिपाठी ने 2 अलग अलग वीडियो ट्वीट किए, जिसमें हिंदुओं को धमकी देने का आरोप है। सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। सवाल है कि आखिर यूपी के सियासी खेल में क्या होगा। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी में खेला हुई। और अब वक्त है यूपी की सियासी पिक्चर का विश्लेषण का। आरपीएन सिंह, मैं तस्वीर नंबर 1 दिखाता हूं आपको। तस्वीर नंबर 1 है आरपीएन सिंह की। कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। पूर्वांचल में बड़ा चेहरा माने जाते हैं ओबीसी का स्वामी प्रसाद मौर्य की काट माना जा रहा है। यानी अब पटरौरा में मुकाबला आरपीएन सिंह बनाम, क्योंकि ये भी ओबीसी के नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी ओबीसी के नेता हैं, इन दोनों के बीच होगा। यानी आरपीएन बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य। बढ़ता हूं मैं आगे। तस्वीर नंबर 2, आदिल चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो वायरल है। मेरठ दक्षिण के ये उम्मीदवार हैं। आदिल चौधरी वीडियो में हिंदुओं को धमकी देने का आरोप है। वीडियो में चुन चुनकर बदला लेने की धमकी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। आदिल चौधरी ये भी बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश की सियासी पिक्चर का, क्योंकि खेला हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ, तीसरी तस्वीर, समाजवादी पार्टी को तमंचावाद वाली सोच वाली पार्टी कहा गया है। नाहिद हसन, आजम खान को टिकट देने पर उनका सीधा निशाना है। अब्दुल्ला आजम जो जेल से बाहर आए हैं, उन पर भी सीधा निशाना है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है, क्योंकि यूपी की सियासी पिक्चर का विश्लेषण हमने करा। मेरे साथ मलूक नागर है, सांसद है बहुजन समाज पार्टी के। अभिनंदन है सर आपका। मेरे साथ अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मुकेश शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया। आप चारों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मेरे साथ सुरेश राणा जो कि विधायक है और कैबिनेट मंत्री हैं
उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। मैं पहले मुकेश शर्मा आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है आरपीएन सिंह का आपको छोड़ के जाना आपके लिए झटका है या फिर आप इसके लिए तैयार थे? देखिए अमित जी, अब आरपीएन सिंह छोड़कर कांग्रेस जाएं तो कांग्रेस के लिए झटका, हरक सिंह रावत उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़े तो झटका नहीं है। ये दोहरा मापदंड मेरी समझ से बाहर है। मैं ये कहना चाहता हूं, विपरीत परिस्थितियों में आदमी को, हर शख्स को अपनी विचारधारा के साथ खड़ा रहना चाहिए। जो आदमी 4 दशक से एक विचारधारा के साथ जुड़ा रहा, उसका अचानक यूं बीजेपी में जाना, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे खुश हो रही है, और मैं कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा करना, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगता है कि बीजेपी जैसे हालत ये हो गई है बीजेपी की कि उधार का सिंदूर लेकर कोई सुहागन बनना चाहता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, और विचारधारा के अंदर विपरीत परिस्थितियों में वो इंसान खड़े रहते हैं जो मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, ठीक है। आरपीएन सिंह जी गए हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं, लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक व्यक्ति नहीं है, और हम विचारधारा के साथ खड़े हैं। और मैं नहीं खड़ा हूं, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों लोग कांग्रेस की इस विचारधारा के साथ खड़े हैं। आज विचारधारा की लड़ाई ये है, तस्वीर चल रही है जिसमें 4 नेता खड़े थे, 3 बीजेपी के साथ आ गए हैं। गौरव भाटिया, उधार के सिंदूर से कोई सुहागन नहीं होता, ये एक अलग तरह का एग्जाम्पल देने का प्रयास हुआ। और आपको भी आरपीएन की जरूरत थी क्या? आरपीएन इतने बड़े नेता हैं। हाँ अमित जी, सबसे पहले तो सिंदूर को लेके इस तरह की टिप्पणी करना, उधार का सिंदूर है, यही कांग्रेस का चरित्र है। ये नहीं समझते कि सिंदूर कहीं से भी हो, अगर मांग में लग गया सिंदूर। प्लीज शांत करें। वाह गौरव भाटिया, क्या बात, ये अच्छा नहीं लगता है। प्लीज अमीर जी, ये क्या नौटंकी थोड़ी ना करने आए हैं यहाँ पे चैनल पे। आपने उनको समय दिया, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात। आपका समय बोलिए। धन्यवाद। देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र है। ये कभी खरीद के सिंदूर लगाएंगे, कभी उधारी का सिंदूर लगाएंगे, लेकिन भारत की संस्कृति को नहीं समझेंगे कि अगर सिंदूर मांग में लगा तो वो विवाहित है, तो फिर वो हमारी बहू है। ये बात इनकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो आज की बात है, देखिए, कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है और इसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अमीर जी, आप बताइए, तौकीर रजा को कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर ले जाया जाता है, वहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैठे होते हैं, और ये वो तौकीर रजा है जो कहते हैं कि हिंदुओं को भारत में जगह नहीं मिलेगी अगर मुसलमान जो युवा है उनको मैंने खुली छूट दे दी और गुस्सा आ गया। ये वो तौकीर रजा है जो कहते हैं कि भारत का नक्शा बदल देंगे। ये बात अलग है, इतनी औकात नहीं कि अपने घर का नक्शा बदल सके। अगर ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनेंगे तो बिल्कुल लाजमी है कि जो अच्छी सोच के लोग होंगे वो लोग कांग्रेस से जुड़ा नहीं रहना चाहेंगे। और आरपीएन सिंह जी ही क्यों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कांग्रेस, जितिन प्रसाद जी। मुकेश शर्मा, जवाब जी। मुकेश शर्मा, अब कांग्रेस पार्टी, ये जो नई कांग्रेस पार्टी है, इसके अंदर तौकीर रजा के लिए जगह है जो हिंदुस्तान का नक्शा बदलना चाहता है, लेकिन ओबीसी नेता आरपीएन सिंह के लिए जगह नहीं है, उनको कायर कहा जाता है। मैं आऊंगा नागर साहब आपके पास भी। मुकेश शर्मा, 30 सेकंड। देखिए, हाँ 30 सेकंड। देखिए अमित जी, जहां तक तौकीर रजा का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी को और उन दलों को जो इस चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये चुनाव बेरोजगारी पर है, तो फिर कांग्रेस मदद कर रही है, कांग्रेस मदद कर रही है पर है। नहीं, देखिए मुकेश शर्मा, फिर सवाल खड़ा होगा, कांग्रेस के बीजेपी की मदद कर रही है, क्योंकि तौकीर रजा के साथ तो आप ही ने गठबंधन किया, और तौकीर रजा कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान से हिंदुओं का पलायन कराऊंगा। तौकीर रजा, भाई बोलने दो ना। तौकीर रजा का समर्थन किसने लिया? 1 मिनट। तौकीर रजा को प्रियंका अमीश भाई कौन लेके गया? ये सवाल उठेंगे ना। आप ओबीसी लीडर को तो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, उसे कायर कह रहे हैं, ओबीसी को कायर कह रहे हैं, और तौकीर रजा को आप सम्मान दे रहे हैं। आप पहले 30 सेकंड आपको देता हूं मेरे सवाल का जवाब।
तो मदद आप करें भारतीय जनता पार्टी की, मुसलमान और सीधा हिंदू तो जवाब आपने है। करा इस चुनाव को पूरा। अरे सीधा जवाब है, अरे सीधा जवाब है। तौकीर रजा ने कब क्या कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन आरपीएन सिंह ने कहा था चौकीदार चोर है। आरपीएन सिंह ने कहा था रफाल दलाली का सारा पैसा प्रधानमंत्री मोदी ने खाया है। उठाइए उनके आप ट्वीट, क्या आप उस ट्वीट को रिपीट कर सकते हैं? क्या आप हमेशा ओबीसी लीडर आरपीएन सिंह के ट्वीट को है? दिखाएं आप स्क्रीन पे, आप ओबीसी लीडर दिखाएं आप स्क्रीन पर, क्या बताइए? किसने क्या कहा है छोड़िए आप, बोला है ओबीसी लीडर किसने कायर क्या है। पहले कहा है? इन्हीं आरपीएन सिंह ने कहा है चौकीदार चोर है। आप निकालिए ट्वीट उनके, क्यों नहीं स्क्रीन पर दिखाते हैं आप? क्यों दिखाइए उनके ट्वीट। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक ओबीसी लीडर को कायर कहा गया है। हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक इस पे प्रदर्शन करेंगे। ओबीसी नेता को कायर कहा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। गौरव भाटिया, सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे प्रदर्शन करेगी क्योंकि ओबीसी नेता को कायर कहा गया है। देखिए अमीर जी, यही कांग्रेस का चरित्र है। सोनिया गांधी सिखाती है, प्रवक्ता आके ये सब बोलते हैं। सबसे बड़ा ओबीसी लीडर भारत में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। उनको क्या क्या अपशब्द कहे गए, क्या ये बताने की जरूरत है? प्रियंका वाड्रा गांधी ने नीच कह दिया, किसी ने बिच्छू कहा, किसी ने तेली कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया, मेहनत और ईमानदारी से जनता की सेवा करोगे तो प्रधानमंत्री बनोगे देश के। और जिनके पास विरासत थी, विरासत के गहने बेच दिए। राहुल गांधी अमेठी हार गए। प्रियंका वाड्रा गांधी को चुनौती दे रहे हो न्यूज़ 18 पे, आपके शो पे। अगर हैसियत है, चुनाव लड़ ले, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 403 सीटों में कोई चुन ले, जमानत जब्त हो जाएगी। इसीलिए प्रियंका वाड्रा गांधी पहले कहती है मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, मुकेश शर्मा जवाब 30 सेकंड में जवाब। इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी बात पे अडिग रहे। मुकेश शर्मा जवाब। अहंकारी पार्टी के गौरव भाटिया जी, इतिहास को याद करिए। वाजपेयी जी नई दिल्ली से लड़े थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। केवल 634 वोट से लोकसभा जीते थे। 2 सीटें थी लोकसभा में आपकी, 2 सीटें थी लोकसभा में, बाकी सबकी अटल बिहारी वाजपेयी उसका जवाब भी आप देश को दें। देश के यशस्वी अरे आप बीच में मत बोलिए, बीच में क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी तमीज सीखिए आप, बीच में मत बोलिए। अच्छा, अब दर्द क्यों हो रहा है? दर्द क्यों हो रहा है आपको? अब दर्द हो रहा है? सच सुनिए, अब सच सुनने की हिम्मत रखिए। इंजेक्शन लगा पीछे अरे से, सारी तो सीटों दर्द पर हुआ। बीजेपी की क्यों? जमानत जब्त हुई थी। चलिए उत्तर जन सिंह दीजिए। की जमानत जब्त हुई थी। प्रियंका वाड्रा आप गांधी ने झूठ बोलकर देश के लोगों को गुमराह करते हैं। आप झूठ बोलकर जुमलों के दम पर चुनाव लड़ते हैं। अहंकार मत करिए, फिर दोबारा आपकी 2024 में 2 सीट रह जाएंगी। फिर यूटर्न क्यों मारा बताइए? किसकी 2 सीट रह जाएंगी, किसकी 4 बचेंगी ये तो पता नहीं। लेकिन मलूक नागर 30 सेकंड में, मलूक नागर 30 सेकंड में, मैं सुरेश राणा का रुख कर रहा हूं। मलूक नागर 30 सेकंड के अंदर ये बताइए आप मुझे, क्या कांग्रेस का भविष्य है उत्तर प्रदेश के अंदर? नागर साहब। मुकेश शर्मा यूथ कांग्रेस में हमारे साथी रहे हैं। पहले मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं, फिर मुकेश शर्मा भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में 30 साल से इनका कोई नाम निशान नहीं है। अगर ये पिछड़ों को, ओबीसी को गाली देंगे तो राजस्थान में सचिन पायलट साहब ओबीसी से हैं, गुजर जाति से हैं। यूपी के चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह रखा है, जो लोगों से सुनने में आ रहा है। अगर इन्होंने चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को नहीं बनाया, जो गुजर जाति से आते हैं, पूरे देश का ओबीसी इनसे भाग जाएगा। इन पे इतनी ज्यादा चर्चा मत करो, मुझसे कुछ दूसरी बात पूछो। ओके, मुकेश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश शर्मा 5 सेकंड। वो कह रहे हैं आप पे चर्चा करना समय व्यर्थ करना है। अरे यार, मलूक भाई अपने खास भाई हैं, मलूक जी से मेरे बड़े अच्छे निजी संबंध हैं। मैं सिर्फ मलूक भाई को ये कहना चाहता हूं, सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के कदावर नेता हैं, उनकी चिंता आप छोड़ दें। सचिन पायलट जी का पार्टी में सम्मान है और सचिन पायलट जी इस उम्र के अंदर जिस कद के, बड़े कद के नेता कांग्रेस में बन गए, उस बड़े कद का नेता ना कोई इस उम्र में बीएसपी में है, ना इस बड़े कद का कोई नेता बीजेपी में है। और बीजेपी तो इस्तेमाल करके छोड़ देती है। बीजेपी तो कह रही है कि जो हमारी पार्टी में कभी रहे नहीं, जो आए थे वो गए हैं। ये इनको कल इनको भी कह देंगे, आरपीएन सिंह जी को, कि ये भी हमारी पार्टी में नहीं थे, ये भी गए। अरे बीजेपी से ये तो पूछ लो, इस्तेमाल करके कब छोड़ोगे? ये तो इस्तेमाल करते हैं, छोड़ते हैं। कांग्रेस इस्तेमाल करके छोड़ती नहीं है किसी को। जी, मैं सुरेश राणा का रुख करता हूं। मेरे साथ इस समय यूपी के मंत्री जुड़ रहे हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, अभी कुछ देर पहले एक वीडियो सामने आया है,
अभी कुछ देर पहले एक वीडियो सामने आया है जिसमें आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो मेरठ दक्षिण से उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को धमकी देने का आरोप है, जिसमें चुन चुनकर बदला लेने की धमकी दी जा रही है। ऐसा बीजेपी ने वीडियो ट्वीट किया है। क्या कहना चाहते हैं? सपा कह रही है कि आप चुनाव को हिंदू और मुसलमान करना चाह रहे हैं, आप जाट और मुसलमान में दरार पैदा करना चाह रहे हैं। देखिए अमीर जी, सच बात तो यह है कि इनके पास इसके अलावा कोई बात बची नहीं। इनके अलावा इनके पास कोई विकास की बात नहीं है, इनके पास सड़क की बात नहीं है, बिजली की बात नहीं है, इनके पास किसानों की बात नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है। और असली चेहरा यदि पहचानना हो तो आपको जाना पड़ेगा इस बात पर कि जब आगरा में समाजवादी पार्टी का धरना चलता है तो समाजवादी पार्टी के धरने में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे तो बात ठीक है, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे तो भी ठीक है। वहां नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद का। आपने देखा होगा चुनाव नजदीक आया तो इन्होंने जिन्ना 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 बोलना शुरू कर दिया। इनके मन में एक बार नहीं आया कि विभाजन के समय जिन लोगों को अपने महलों को छोड़ करके आना पड़ा, घरों को छोड़ करके आना पड़ा, माताओं बहनों को छोड़ करके आना पड़ा, जिन्ना पाकिस्तान आप करते हैं सुरेश राणा। वो कहते हैं कि इस चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं। जिन्ना और पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी करती है, सुरेश राणा करते हैं, योगी आदित्यनाथ करते हैं, संगीत सोम करते हैं, हम नहीं करते। वो कहते हैं अमीर जी हम गन्ने वाले हैं, वो जिन्ना वाले हैं। हम तो गन्ने वाले हैं, वो जिन्ना वाले हैं। हम गन्ने की मिठास की बात करते हैं, वो दंगों की कड़वाहट की बात करते हैं। आप माइक को थोड़ा पीछे करके बोले जिससे आपकी आवाज क्लियर आएगी। थोड़ा नीचे कर लीजिए माइक को थोड़ा नीचे कर लीजिए सुरेश राणा जी, माइक को थोड़ा नीचे कर लीजिए अपना, थोड़ा आवाज क्लियर आएगी। मेरा देखिए इस समय ये आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। जो आदिल चौधरी कह रहा है उसके मायने क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको कह रही है। जो मेरठ दक्षिण से उम्मीदवार है आदिल चौधरी, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को धमका रहा है, हिंदुओं वीडियो में चुन चुनकर बदला लेने की धमकी दे रहा है। माइक कौन सा है? सुरेश राणा जी, इनके पास इसके अलावा अमीर जी कोई भाषा नहीं है। इनके पास इसके अलावा कोई भाषा नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं ये इनका असली चेहरा है। अरे आपने देखा होगा कि जो दंगा कराने वाले लोग हैं उसे सरकारी विमान से बैठा करके ये मुख्यमंत्री उस समय के जो थे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, वहां जाकर के बिरयानी खिलाई जाती थी, सरकारी विमान का इस्तेमाल होता था। कैराना से पलायन हो गया, सहारनपुर को जला दिया गया, कांधला से पलायन हो गया। और होता क्या था, गुंडे माफिया दिन में कार्रवाई की तड़तड़ाहट की आवाज सुनती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, गुंडाबाजी होती थी। जो नहीं देता था सरकार के संरक्षण में बैठे वहां के नेताओं के द्वारा, उन बदमाशों के द्वारा हत्या कर दी जाती थी। और 400-400 500-500 साल पुराने अपने घरों को छोड़ करके लोगों को जाना पड़ा पलायन करके। ये तो बोलते हैं पलायन को भी हम मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इनके अंदर संवेदना नहीं है, इनके अंदर दिल नहीं है, इनके अंदर केवल सत्ता की भूख है, इनके अंदर केवल कुर्सी की भूख है। यदि इनके अंदर दिल होता, संवेदना होती। अभी शाह जी गए थे, आप गन्ना मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के। मेरा काउंटर सवाल होगा, आप कहते हैं आप गन्ना की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। शलभ मणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो कहते हैं हमारा नाहिद हसन के समर्थन के बयान को वो कोट करते हैं। वो कहते हैं हमारा चौधरी नाहिद हसन जेल से चुनाव लड़ रहा है, जो नाहिद हसन का समर्थन कह रहा है। एक सिकंदरपुर गांव है जहां पर 24,000 जाट है, वो कहते हैं कि वोट नहीं देंगे और यहां हम 80-90 हजार मुसलमान हैं। हमारे चौधरी नाहिद हसन के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो यहां हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे गड़बड़ी करने में। यह नाहिद हसन का समर्थक कैराना में कह रहा है, आदिल चौधरी मेरठ में कह रहा है। क्या आपको लगता है यह चुनाव पूरी तरह से पोलराइज करने की कोशिश है? एक तरफ मुसलमान, एक तरफ जाट, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार ऐतिहासिक होगा, मुसलमान जाट एक तरफ आएगा और बीजेपी को हार का सामना हर हाल में करना पड़ेगा। उसी को आप तोड़ना चाह रहे हैं। अमित जी सबसे बड़ी बात है, अमित जी सबसे बड़ी बात है, आप यदि गौर करोगे तो इन्होंने अरेस्ट में आज उनका कार्यकर्ता पूरी तरह संतुष्ट है। वो देख रहा है कि सारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने लोकदल के सिंबल से उतार दिए। लोकदल के सिंबल से उन्होंने सारे के सारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को टिकट दिया। इसलिए आपने देखा होगा सिवाल खास हो, आपका मीरापुर हो, आपके अन्य शहर की सीट हो, जो भी सीटें हैं मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ,
और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि सपा के लोग भी पर्चा भर रहे हैं और वो नॉमिनेशन लोकदल के लोग भी कर रहे हैं। आपस में तकरार है और तकरार का कारण सबसे बड़ा ये है कि ये लोग इन्होंने आपस में ये जो गठबंधन है, ये दिल्ली में बैठ करके गठबंधन हुआ है, ये कार्यकर्ताओं के दिलों का गठबंधन नहीं है। लोग मोदी की जय बोल रहे थे, लोग योगी जी की जय बोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने नई चीनी मिलों को लगते देखा है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का कर्म क्षेत्र बात पर बरसों से किसान मांगता था कि हमें मिल जाए। अरे आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन पहले भी था, पहले भी सरकारें आई, किसी ने शुगर मिल नहीं दी। शुगर मिल देने का काम किया तो मोदी योगी ने किया। देखिए सवाल ये बनता है, आपकी तरफ से नारा लगाया जाता है कि अब अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। गाना गाया जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम अयोध्या बना दी है, काशी बना दी है, हम मथुरा भी बनाएंगे। तो दूसरी तरफ से भी उबाल आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? अमीर जी, जनता की भावनाओं को कोई रोक नहीं सकता। राम सबके हैं, राम हमारे हृदय में है, राम हम सबके आराध्य हैं। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपने देखा भी होगा, और जिस प्रकार तमाम पूरे दुनिया के अंदर एक वातावरण बना और भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बने, ये केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में भारत के रहने वाले लोगों की ये मनसा, दुनिया भर में रहने वाले भारत के लोगों की ये पुकार थी। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, कि किस तरह से एक सौहार्द वातावरण में भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत अयोध्या में हुई है। ये तो हर बात को, अरे ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले इस मर्म को कैसे समझेंगे? सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला होता है, ये आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करते हैं। ये आज मैं मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर की शुरुआत हुई है। तो इन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है, मुझे कृष्ण जी मेरे सपने में आ रहे हैं, किसी के सपने में राधा जी आ रही हैं, किसी के सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, कोई गली गली घूम रहा है, कह रहा हम जो है उससे भी बड़ा मंदिर बनाएंगे। लेकिन मैं सुरेश राणा जी, मेरा आपसे सवाल है, जो नाहिद हसन का समर्थक कह रहा है, जो आदिल चौधरी कह रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये एक धमकी है जो बीजेपी लाइन ले रही है? क्या ये हिंदुओं के खिलाफ धमकी है? आपने देखा होगा, इनकी पुरानी वीडियो आप उठा करके देखो, इनकी वीडियो आप देखोगे, जहरीली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये तोड़ने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुरेश राणा, क्या बीजेपी परेशान है? क्या बीजेपी परेशान है? इस बार जाट मुसलमान एक साथ आ रहा है, क्योंकि सपा ये कह रही है कि जाट मुसलमान इस समय एक मुश्त वोट डालेगा, तो बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से एक मुश्त वोट डालेगा तो योगी हार जाएंगे उत्तर प्रदेश। मैं अमीर जी जातिगत टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये कहूंगा, आपने वीडियो सुना होगा कि क्या कहा गया, पूरा गांव जाट समाज का है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी योगी के साथ हम लोग खड़े हैं। अरे 12,000 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे हुए हैं, कौन भूला है? चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाते बनाते किसने रोका? किसने चौधरी साहब का अपमान किया है? इस बात को कौन भूल जाएगा? कैसे झूठे लोगों को जेल में सालों साल रहना पड़ा, इस अपमान को कौन समझेगा? और किस तरह से इस अपमान को लोग बर्दाश्त करेंगे? और आपने देखा होगा कि बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, केवल अपराध था सचिन गौरव का कि छेड़छाड़ करने वालों को रोका तो हत्या दोनों भाइयों की कर दी गई। इस बात को कौन भूल जाएगा? ऐसा नहीं है, सारी बातें जब किसी परिवार का कोई सदस्य जाता है तो बरसों तक जख्म जिंदा रहते हैं। सुरेश राणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करता हूं। अजीज खान, आप लोग धमका कर राजनीति करना चाहते हैं। अजीज खान, यह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गंभीर आरोप है। शलभमणि त्रिपाठी हो, संबित पात्रा हो, अमित मालवीय हो, लगातार ट्वीट आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि जो पूरा मामला हुआ है आदिल चौधरी का और नाहिद खान का, उसमें आप फंस गए हैं? नाहिद हसन का देखिए अमीश जी, मैं अभी सुरेश राणा जी को सुन रहा था, मेरी बात सुने आप। जहर कितना घोलेंगे, ये जहर कितना घोलेंगे। अपने 5 साल में जो इन्होंने इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, आज जब यहां की जनता हिसाब मांग रही है, यहां की जनता पूछना चाह रही है कि कोरोना काल में 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका, उसका हिसाब दो। लाशें गंगा में बही, उसका हिसाब दो। लाशों को आपने टीन से ढका, उसका हिसाब दे। सुनिए मेरी बात, अब हमें वक्त नहीं दिया आपने, बहुत लंबा टाइम, 25 मिनट मैंने वेट किया है। सुनिए सर, मैं कह रहा हूं जब ये हिसाब मांग रही है जनता, आज नौजवान हिसाब मांग रहा है रोजगार का, वो किसान हिसाब मांग रहा है, कह रहा हमें आय की दोगुने की बात करो, तो आप देखिए ये कैसे नफरत की भाषा बोल रहे हैं, नफरत की कैसे बोली बोल रहे हैं। इनके पास आज नफरत फैलाने के अलावा
कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास बताने के लायक सवाल पूछूं, सवाल पूछूं, फिर मैं गौरव भाटिया को लेके आऊंगा। मैं आपको और वक्त देना चाहता हूं। आपने बोला मेरे को 25-26 मिनट बाद जी, आपने बोला हम तो सिलेंडर की बात करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात और जिन्ना की बात किसने करी? मैं बताऊंगा कि आप बताएंगे? अब आप मुझे बताइए, हमारा चौधरी नाहिद हसन जेल से चुनाव लड़ रहा है, मैं बताऊंगा। एक सिकंदरपुर गांव में 24,000 जाट है, वो कहते हैं वोट नहीं देंगे। हम यहां 80-90 हजार मुसलमान हैं। ये बात किसने बोली? ये बात किसने बोली? ये बात किसने कही कि हम बदला लेंगे? ये बात किसने बोली? कहां सिलेंडर की बात हो रही है? बात तो आदिल चौधरी जो कर रहा है और जो नाहिद हसन का समर्थक कर रहा है वो आपके सामने है। बात जो पाकिस्तान की बात हो रही है, जो बात जिन्ना की हो रही है, वो आपके सामने है। ये तो कमाल की बात हो गई। हम टेलीविजन स्टूडियो में तो सिलेंडर की बात करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे हम जिन्ना, पाकिस्तान और बदले की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, जाट बनाम मुसलमान की बात करेंगे। देखिए अमीश जी, आपको भी ये पता है कि जो वीडियो हैं ये टेम्पर्ड वीडियो हैं, ये वीडियो एडिटेड वीडियो हैं। आज बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। अभी पिछड़ों की बात हो रही थी, मैं दावा करता हूं कि सबसे बड़ा पिछड़ा नेता हमारे पास है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बल्कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। वो पिछड़े समाज से आते हैं और जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं, देखिए इनका चेहरा देखिए अमीश जी, सुनिए मेरी बात, इनका चेहरा देखिए। जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो बीजेपी के लोग उसमें गंगा जल छिड़कवाते हैं, धुलवाते हैं। पिछड़ों से नफरत देखिए। अभी जो हमने सूची जारी की है, सबसे ज्यादा टिकट हमने पिछड़ों को दिया है। 31 मुसलमानों को भी टिकट दिया है। पिछड़ों की बात अगर 31 मुसलमानों को भी टिकट दिया है। दलितों और पिछड़ों जेल में आजम खान को भी टिकट दिया है। जेल से बाहर आए अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया है। नाहिद हसन को भी टिकट दिया है, लेकिन वीडियो एडिटेड है। सपा के प्रवक्ता ऑफिशियल कह रहे हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, लेकिन वीडियो में नाहिद हसन का समर्थक ही है, वीडियो में आदिल चौधरी है, लेकिन वीडियो एडिटेड है। वो क्या कहना चाह रहे थे वहां पर? ये तो गौरव भाटिया ये आरोप है कि वीडियो एडिटेड है। सुरेश राणा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है। ओके, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई अजीज खान। नाउ हियर हिम विद पेशेंस। देखिए, वीडियो एडिटेड है अगर इनका ये कहना है तो फिर चुनाव आयोग को तुरंत इनको एक शिकायत देनी चाहिए कि एडिटेड वीडियो चल रहे हैं, और वो ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है कि मुसलमानों को आगे बढ़ाना है, बाकी सबसे नफरत करनी है। यही मंत्र रहा है समाजवादी पार्टी का। बार बार कह रहे थे जहर घोल रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। अमीर जी ये बताइए, ये जो नाहिद हसन है जिनके ऊपर 17 FIR है, 17, ये जब कहते थे कि हिंदुओं से सामान मत लो, पलायन कराते थे कैराना से, और उसको रोका और पुनर्स्थापित किया योगी आदित्यनाथ जी ने, तो ये जहर घोल रहे थे या अमृतवाणी थी जो अखिलेश यादव ने नाहिद हसन को सिखाई? लीजिए, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही, मायावती भी कह रही है इस बात को। ये बात मायावती भी कह रही है कि गुंडे बदमाशों को टिकट दी जा रही है। ओके गौरव भाटिया, 20 सेकंड में पूरी कर लूं? जी गौरव जी, गौरव बोलिए। देखिए ऐसा है अमीर जी लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है। हम तो ये बार बार कह रहे हैं। और आप देखिए, बोटी बोटी कर दूंगा कहां जगह मिलती है? जहां पे अमृत धारा है ना, वहां पे अमृत है समाजवादी पार्टी में। ये जो रफीक अंसारी घृणा फैला रहे हैं, ये हिस्ट्री शीटर है मेरठ में। इसके अलावा असलम चौधरी, जिन्होंने कहा था गौ तस्करों को अगर पकड़ा तो गोलियों से भून दूंगा, ये कहां पे है? ये समाजवादी पार्टी में। आप तो बड़ी लंबी लिस्ट बता रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ 4-5 नहीं है, 8-10 है। अरे 8-10 भी कम नहीं है, इससे ज्यादा ही होंगे। अभी तो सारी लिस्ट का देखिए अध्ययन चल रहा है। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, सुनिए, वीडियो एडिटेड है तो जाइए चुनाव आयोग। अब गौरव भाटिया रुकिए आप। सर बिल्कुल जाएंगे। सर मेरी बात सुने आप। हम देखिए अमीश जी, अभी वीडियो में एडिटेड क्या है? वीडियो में एडिटेड क्या है? अजीज खान इसको स्पष्ट करिए, वीडियो में एडिटेड क्या है? मुझे मौका दे। क्या बदला लेने की बात नहीं कही? वीडियो में एडिटेड क्या है? सर मैं बात करने दीजिए, मैं बता रहा हूं ना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप समाजवादी नहीं तमंचावादी हैं। मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आप तमंचावादी पार्टी हैं। अरे सर मुझे अरे भाई आप अमीश जी आप ही बोलेंगे तो मुझे मत क्यों बुलाया आपने? मैं कहना चाह रहा हूं कि नाहिद हसन को, सर नाहिद हसन के ऊपर मुकदमा कब दर्ज किया गया? पहला मुकदमा 2018 में। उसके बाद कब दर्ज किया गया? 2020 में। किसकी सरकार है?
माननीय योगी जी की सरकार रही। आप ये बताइए, राजनीतिक साजिश के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, आज इनके पास कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा। आप बताइए, माननीय आजम खान साहब के ऊपर कब मुकदमे दर्ज हुए? इनकी सरकार में मुकदमे दर्ज हुए। मुर्गी चोरी, बकरी, भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। एक ऐसा शख्स जिसने शिक्षा का मंदिर बनाया, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, ये शिक्षा विरोधी लोग हैं। ये खुद तो इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, खुद तो इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया नहीं। एक शख्स यूनिवर्सिटी बनाता है, समाज को शिक्षित करना चाहता है, दलित पिछड़े समाज को पढ़ाना चाहता है। आजम खान शिक्षा के देवता है। ये कहीं ना कहीं शिक्षा विरोधी। अजीज खान, आजम खान शिक्षा के देवता है, देश के गद्दार लोग हैं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं आजम खान शिक्षा के देवता है? एक मिनट, बिल्कुल देवता है। अच्छा, नहीं, मैं आजम खान शिक्षा के देवता है। शिक्षा, उन्होंने शिक्षा दिया, शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इनको हजम नहीं हो रहा है। आरोप क्या लगे हुए हैं? एक सेकंड गौरव, माफी चाहता हूं आपसे, एक सेकंड। ये आजम खान पे आरोप क्या लगे हुए हैं? किस चीज की चोरी का आरोप है, जरा बताएंगे। किसानों की जमीन हड़पने के, किसानों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। एक सेकंड, किसानों की जमीन, एक सेकंड गौरव भाटिया, ये अन्याय कर रहे हैं ना आप सपा के साथ। एक सेकंड, ये अजीज खान, ये एक आजम खान पे आरोप किस चीज के है, ये जरा जानकारी दीजिए जरा, क्या किस चीज का आरोप है? वो जेल में किस वजह से है? मुझसे सवाल है। हाँ, अरे आप ही अजीज खान, आजम खान आप ही के प्रिय हैं। अरे सर, वो जेल में इसलिए हैं, ये जेल में इसलिए हैं कि इन्होंने कई अफसरों को, कई अधिकारियों को रामपुर में अपॉइंट किया उनको प्रमोट करने के लिए, और वो उन अधिकारियों को प्रमोट किया गया और उन अधिकारियों ने तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज कराए। लोगों को कहीं ना कहीं मिला करके, लोगों को शामिल करके उन्होंने आरोप क्या है? बड़े अधिकारियों को, अधिकारियों को भर्ती करने वाले आजम खान सिस्टम होता है। ये कैसी आपकी सरकार थी जिसमें आजम खान डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहे थे? ये तो एक नया कबूलनामा कर रहे हैं। क्या और केस हो जाएगा उन पर? बीजेपी इस काम में माहिर है। आप बताइए, डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे थे, लोगों को दर्ज कर रहे थे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी सिस्टम है लोगों को भर्ती करने का। आप कह रहे हैं कि आजम खान डायरेक्ट इंटरव्यू लेते थे, टैलेंट सर्च करते थे वहां पर, लेकिन उन पे आरोप क्या है? उन पे आरोप क्या है? वो जेल में किस वजह से है? वो केस कौन कौन से है? मुर्गी चोरी, बकरी चोरी है कि नहीं? मैं कह रहा हूं वो मुर्गी चोर हैं, बकरी चोर हैं, भैंस चोर हैं। मैं कह रहा हूं कि इनके अधिकारियों ने जिस तरीके से साजिशन मुकदमा दर्ज कराया है, माननीय योगी जी के इशारे पर, माननीय योगी जी के इशारे पर बकरी चोर दिखाई दे रहे हैं, दर्ज किए गए। वो तो देवता है, दर्ज किए शिक्षा के गए मंदिर के। जवाब ठीक है, सम्मानित करते हैं। अजीज खान, मैं आपका दर्द समझ रहा हूं। बीजेपी अजीज खान, मैं आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी वेदना समझ रहा हूं। गौरव भाटिया, चलिए संवेदना के साथ। थोड़ा समय में, कोई पीड़ा नहीं है मेरे दोस्त, मेरी कोई पीड़ा नहीं है। मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, मेरी पीड़ा नहीं है। अरे बिल्कुल, अरे देखिए, आप आजम खान पे इमोशनल हो रहे हैं। आजम खान पे मैं समझ रहा हूं, मैं तो आपके सम्मान कर रहा हूं। कोई इमोशनल नहीं हो रहे हैं अमीश भाई, हम कह रहे हैं संविधान खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में। जवाब तो सुन लीजिए, इस बात का दुख है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, भैंस चोरी, इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, एक शेर के साथ एक शेर। ठीक है, ओके गौरव भाटिया, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। आपने इतनी देर बोला, बोलिए। अब मैं सुनाता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सूची आई ना, तो जनता ने कहा ये बेल और जेल वाली सूची है। आजम खान जेल में, उनका बेटा बेल पर। और किस लिए मैं बताना चाहूंगा, वो अखिलेश यादव जो झूठा एक अन्य संकल्प कर रहे थे। अखिलेश यादव जी, ये बताइए, आजम खान पे तो आरोप किसानों ने लगाया कि उनकी जमीन हड़प ली। ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट क्यों दे दिया? मतलब जो किसानों की जमीन हड़प लेगा उसको अखिलेश यादव संरक्षण देंगे। दूसरी बात, कितने भोले भाले हैं आजम खान, बकरी चुराते हैं। अरे हम कहते हैं किसी की बकरी भी क्यों चुराओ, मुर्गी क्यों चुराओ भैया, चुराएंगे नहीं, मेहनत से कमाएंगे। ये है आज का युवा जो मेहनत करके अपनी कमाई करता है। तीसरी बात, जिस तरीके से आपने जेल में डाला है, एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाला है, जनता माफ नहीं करेगी। आपने लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान की हत्या की है, आप संविधान के हत्यारे हैं। शांत कराइए तो हत्यारे हैं आप, संविधान के हत्यारे हैं, लोकतंत्र की हत्या की है। सुनिए, 2022 में हिसाब होने जा रहा है आपका। ठीक है, हिसाब अरे शांत कराइए ना अमीर जी, ये कौन सा तरीका है? बीच में आके चिल्लाने लगो, रैली चल रही है जैसे है लाल टोपी वालों की। हमें बोलने नहीं दिया, चुप कराइए। अमीर जी मुझे बात नहीं रखने दे रहे, कम से कम 30 सेकंड मुझे आप नहीं बोल पाएंगे, जनता ने आपको चुप कराया। 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज। हाँ, अभी पहले मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा।
सुनिए, अमीर जी, संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में लाल टोपी वाले गुंडे हैं सारे, इसलिए ये घबरा जाते हैं। और एक बात मैं बोलूंगा, आजम खां वो है जो भारत माता को डायन बुलाते हैं। आजम खां वो है जो कहते हैं हिंदू बच्चियों पे तेजाब डाल दूंगा। और आजम खां को हाईकोर्ट ने 2 साल से बेल नहीं दी है। क्या उच्च न्यायालय में भी इनकी आस्था नहीं है? ये कैसे गुंडावादी है भाई? हर बात में गुंडागर्दी करेंगे आप। और मैं एक ही बात कहूंगा, इनकी पूरी सूची आप देखिए तो ये यही कह रहे हैं, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। और जनता कह रही है चुप कर, यहां से किसको यहाँ से जनता ये कह रही है तमंचे पे डिस्को करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। अमीर जी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कुख्यात अपराधी, सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे हैं। और यही इनका दर्द है। ठीक है, मैं रुक करता हूं, मैं रुक करता हूं नागर साहब का, जो कि बसपा के सांसद है मलूक नागर। एक सेकंड, अब अजीज खान 30 सेकंड मुझे दे दिया जाए। मैं अरे मलूक नागर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस समय आप बीएसपी के सांसद आपसे ज्यादा ही हैं। ओके, मलूक नागर, क्या आपको लगता है जो बहन जी ने टिप्पणी करी, यानी मायावती जी ने जो टिप्पणी करी, मैं बोल रहा हूं टिकट वितरण पर समाजवादी पार्टी के, वो कहते गुंडों को टिकट मिल रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देवगन साहब, बड़ा बढ़िया मौका था, खन्ना, गन्ना, जिन्ना तीनों एक साथ थे, उस पे चर्चा होनी चाहिए थी। 4 साल में थोड़ा सा रेट बढ़ा है। समाजवादी के किसी भी आदमी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, एक बार भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा हो रही है हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। अरे अभी भाटिया साहब ने एक बात कही मुसलमानों के बारे में, ये देश के गद्दार हैं। 1-2 कोई हो सकता, सारे मुसलमानों को कहना ठीक नहीं है। हमें आपत्ति है इस पे, इसलिए आपत्ति दर्ज कराते हैं। जो आदिल है, जो इस तरह के बयान दे रहा है, उस पे चुनाव आयोग को FIR करानी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे चर्चा करने के बजाय देश की आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद कैसी हो गई, प्रदेश की कैसी हो गई, रोजगार की कैसी होगी, उद्योगों की कैसी होगी, किसानों की हालत कैसी होगी, इस कर्फ्यू में जो कोरोना कार्यकाल में था, किसानों की फसलें सड़ गई, दूध सड़ गए, अनाज सड़ गए। आदिल चौधरी दिखाई दे रहा है, आदिल चौधरी दिखाई दे रहा है, योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, गौरव भाटिया दिखाई दे रहे हैं, आप कहां दिखाई दे रहे हैं? इस बारी मैंने जब अखिलेश यादव जी से इंटरव्यू में सवाल पूछा, उन्होंने बोला बहन जी इस बारी आशीर्वाद दे, आप सिर्फ आशीर्वाद की श्रेणी में चले गए हैं। बीजेपी का देवगन साहब सुनो, देवगन साहब प्लीज सुनो जी। नागर साहब, पूरा बीजेपी का नाराज वोट हमें मिल रहा है। ये गठबंधन प्राकृतिक नहीं है। मेरी लोकसभा में है वो कमाल कहां, जो 2013-14 में जो हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ था, पूरा फायदा हमें मिल रहा है। 22% लोग मायावती जी को देवी मानते हैं, जिसको हम टिकट देते हैं 25-30% वो होते हैं। आपको सर्वे दोबारा कराने पड़ेंगे। हम बहुत मजबूती से आ रहे हैं, हम दिख रहे हैं। तो हम बंद कमरे, बंद हॉलों में सालों से कैडर कैंप लगा रहे हैं, बूथ स्तर के लोगों को पूरा ट्रेंड कर रहे हैं। रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, अजीज खान आप लोग कह रहे हैं हमारे सरकार के अंदर इस बारी गुंडा तंत्र नहीं आएगा। हमारे 200 कुछ आए थे ऐसे ही। जी, मैं मुकेश शर्मा आऊंगा, बार-बार हाथ खड़ा करें, लेकिन अजीज खान मुस्कुरा रहे हैं। अजीज खान आप तो मुस्कुरा रहे हैं, आप सीरियस नहीं ले रहे सांसद साहब को। ये देखिए, मैं कह रहा हूं ना, अरे सर सुनिए ना सर, मैं कह रहा था कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। ये बीएसपी के ये लोग क्या बोल रहे, जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण दिया, कौन है जरा बताइए ना, किसको संरक्षण दिया? अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी पैदा किसने किया, जो आप अपनी टीवी में रोज बोलते हैं, जिनके बारे में, यही उसके जन्मदाता है। सुनिए मेरी बात, ये नहीं बोले, सुनिए मेरी बात, मैं कहना चाह रहा हूं। और बीजेपी के गोद में बैठकर खेले ना बहन जी, निकले। सुनिए, ये गोपनीय तरीके से संरक्षण न दे बहन जी, बीजेपी को समर्थन न दे, निकले। आज कहीं ना कहीं दलित समाज बड़ी उम्मीद से देख रहा था, आज दलित समाज को बहुत निराशा हुई है। मलूक नागर, पिछड़ा समाज बहुत निराश है, बहन जी से निराश है। एक बात, अरे मेरी बात सुन ले सर, मैं गौरव जी के ऊपर कहना चाह रहा हूं। मलूक नागर जवाब दे देना, फिर आप गौरव जी पे बोल लीजिएगा। मलूक नागर जवाब, बहन जी से निराश है, सुनिए ना सर, और आप तो चल रही है। बागवान ने यह अनोखा सितम लायक नहीं समझ रहे बोलने सर। मलूक नागर जवाब, ने यह अनोखा सितम ईजाद किया है। आसियां अजीज खान ने बहुत याद किया है। ये आसियां फूकने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दंगा फसाद करवाते हैं और उसके बाद दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं। असलियत में ये है, ये अप्राकृतिक गठबंधन है।
और इसका लाभ सीधा सीधा हमें मिल रहा है, और जो बीजेपी का नाराज वोट है उसका लाभ हमें मिल रहा है। और हमको बिल्कुल बढ़िया मजबूती से देख के फ्रस्ट्रेशन में ऐसे लोगों को नाराज करो और खुश करो। ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। बीजेपी के बारे में मत बोलना, बीजेपी के बारे में मत बोलना, जेल हो जाएगी। बहन जी को कह दो घर में बैठ गई और बैठी के बारे में बोला है अभी, सुनो बहन जी बैठी रहे घर में, मत निकले। गन्ना जिन्ना निकले घर में, खन्ना अभी बोला है। हाँ। 17 बार गन्ने पे बोला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आपने कितना बोला है? आपके किस एमपी ने बोला है? के साथ भी आप हैं और गन्ना के साथ भी आप हैं। सुनिए अजीज खान, आपने बातों बातों में बड़ी बात के साथ है। सुनिए मेरी बात, बहन जी को जेल हो जाएगी, बहन जी को जेल हो जाएगी अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगी। ये आपने बोला, इसके प्रमाण क्या है आपके पास? ये बड़ी बात बोली आपने। मेरे पास लगातार ट्विटर पे लोगों के मैसेज आ रहे हैं इसको लेकर। आपने कैसे बोला? ये आपके पास क्या प्रूफ नहीं कर रही है? एक आप देवगन साहब सत्ता पक्ष से सवाल क्यों नहीं? जेल हो जाए सवाल डर रही है, डर रही है, ये कह रहे हैं सवाल क्यों नहीं? वाह वाह, क्या बात! बिल्कुल डर रही हैं, बिल्कुल डर रही हैं। क्यों नहीं आवाज उठा रही हैं? आवाज उठाना चाहिए इनको। मलूक नागर जवाब, जिस तरीके से बीजेपी नफरत का बाजार लिए घूम रही है, झूठ का झोला लिए घूम रही, झूठ का झोला लिए घूम रही बीजेपी, वो झूठ के खिलाफ आवाज क्यों नहीं? बहन जी आवाज क्यों नहीं उठा रही? क्यों बहन जी मिली हुई है? मलूक नागर 30 सेकंड, मलूक नागर 30 सेकंड छोड़िए। नफरत का बाजार बात को रखिए। बीजेपी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना चाहती है। डिबेट पे बैठाने के लायक ही नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं, बोलने देते नहीं है। मैं कह रहा हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों का है, जिसमें तमाम पिछड़े हैं, जाट, गुर्जर, यादव, पाल, तमाम पिछड़ी जाकर किसान। क्या कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ने से पहले ही हार रही है? जिस तरह से पहले प्रियंका गांधी ने अपना कैंडिडेट बोला कि मैं सीएम कैंडिडेट हूं, यानी उन्होंने बातों बातों में बोला, फिर बोला कि मैं तो लाइटली बोल रही थी, मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं। क्या आपको लगता है कांग्रेस का जो इस समय हाल है उसमें प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए? अभी भी कह रहे हैं। एक सेकेंड नागर साहब, मुकेश शर्मा, क्या प्रियंका जी को आगे आना चाहिए, कमान संभालनी चाहिए सेंटर में भी? देखो अमित जी, मैं ताली मार रहा था, आपने देखा नहीं, कमाल कर दिया आपने आज। और हमारे जो लोग बैठे हैं यहाँ, मतलब इस चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसको हिंदू मुस्लिम, और अब हिंदू भी नहीं, अब जाट मुस्लिम करके क्या तुष्टीकरण करने का तरीका अपनाया गया है इस चुनाव को, अजब गजब है साहब। तो आरपीएन सिंह ने भी इसीलिए पार्टी को छोड़ा है, जितिन प्रसाद ने भी इसीलिए पार्टी को छोड़ा है। वो कहते हैं हम तो देश के लिए छोड़ के चले गए हैं कांग्रेस पार्टी को। हरक सिंह रावत ने भी इसने पार्टी देश की बात नहीं करती। अरे हरक सिंह रावत ने भी इसने पार्टी छोड़ी है, प्रीतम सिंह ने भी इसने पार्टी छोड़ी है। निकाला है पार्टी से, मनोहर पर्रिकर के लड़के ने इसने बीजेपी छोड़ी है, छोड़ो आप। अरे मनोहर पर्रिकर के लड़के ने छोड़ी है नहीं छोड़ी, वो भी बता दो। ओके, गौरव भाटिया आप। दूसरी बात नहीं, अब गौरव भाटिया आ गया। अरे भाई मेरे से सवाल क्या? बोल लीजिए, 30 सेकंड बोल लीजिए, फिर गौरव भाटिया बोलिए 30 सेकंड। प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ने जा रही है। जब नतीजे आएंगे इसी शो में मैं 10 मार्च को बैठूंगा अमीश देवगुन जी आपके साथ, बिल्कुल, और मैं आपसे उस दिन सवाल पूछूंगा। कितनी और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग हैं, आप बता दो कितनी सीटें आ रही हैं किसकी, आपसे पूछ रहा हूं। आप छोड़िए एग्जिट पोल को, सब जानते हैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कौन करवा रहा है। आपके ओपिनियन पोल के बाद बीजेपी के लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के बाद लोग बीजेपी को लात मार के भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। छोड़िए आप, गौरव भाटिया बिल्कुल आत्मविश्वास है मुकेश शर्मा को, उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत स्थिति में खड़ी है। हम जिसकी चाहेंगे सरकार बनवाएंगे उत्तर प्रदेश में। अब मैं आपको पूर्ण बहुमत दे रहा था, आप कहते हैं हम जिसकी चाहेंगे सरकार बनवाएंगे। आपने खुद ही पूरा माहौल खराब कर दिया। आपने खुद भी विश्वास नहीं है। अरे मुकेश भाई, आप इतने चुनाव लड़े, हारे, जीते, इतने चुनाव लड़े, आपको पता जन्नत की हकीकत, अब क्या कोई बोले? आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। देवगुन है, मैं मुकेश शर्मा हूं, आपके लतीफे भी मैं समझता हूं, मेरे भी आप समझते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा मैंने भी आपको जवाब दे दिया है। हम सबको। ओके, गौरव भाटिया, हंसना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं तो मुकेश जी के साहस की सराहना करना चाहता हूं। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा मैं अकेला चेहरा हूं और कोई दिखाई दे रहा है क्या, और उसके बाद पलट गई। मैंने कब कहा मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं?
और मुकेश जी तब भी लड़े जा रहे हैं, कह रहे बेहतरीन प्रदर्शन होगा। क्या बेहतर होगा मैं बताता हूं। पहले 375 सीटों पे जमानत जब्त होनी थी, अब हो सकता है 373 या 74 पे जमानत जब्त हो, लेकिन सीटें इनकी एक नहीं आनी। आपने 3-4 मिनट जो है जाया कर दिया अमीर जी। 3 तो इनकी सीटें नहीं आएंगी कांग्रेस की। मैं इतना ही कहूंगा, बेरोजगारी पे मत बोला करिए। राजस्थान आप में बताओ बेरोजगारी अपनी दर कितनी सबसे ज्यादा है। मैं डंके की चोट पे कहते 325 से ज्यादा है। राजस्थान आ गया। सुनो भैया, सीधा डंके की बंगाल चोट से पे चलते हुए लिख लो राजस्थान में पहुंच और जाते हैं। जाके प्रियंका दीदी से अशोक बता गहलोत दें। रात को सपने में बीच दिखने लग गए हैं क्या आपको? शांत। जी देखिए, खराब सपने भी आते हैं कभी कभी, खराब सपने आ सकते हैं। जब अलवर में हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है और एफआईआर दर्ज नहीं होती और कुलदीप सेंगर अरेस्ट नहीं होती तो कुलदीप खराब सपने आते हैं। मुझे इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन आज के कार्यक्रम को मैंने नाम दिया था, आज के कार्यक्रम को मैंने नाम दिया था यूपी में खेला हुई, और वाकई यूपी में खेला हो रहा है और वो खेला हमें दिखाई दे रहा है। आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि खेला कुछ भी हो, लेकिन जनता को पता है कि जनता जनार्दन को करना क्या है। कोई कितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, कोई कितना भी जाट और मुसलमान का गठबंधन बना ले, लेकिन जनता सब देखती है, पहचानती है, परखती है और फिर अपने मत का इस्तेमाल करती है। इसलिए वोट बहुत जरूरी है, एक एक वोट बहुत जरूरी है लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार। 19 जनवरी 2022 को न्यूज 18 इंडिया पर एसपी-आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार हाजी यूनुस से जुड़ी एक खबर चलाई गई। हाजी यूनुस बुलंदशहर सदर सीट से एसपी-आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। गलती से इस खबर के साथ आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक हाजी यूनुस की तस्वीर चली गई। ये गलती किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं थी। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए क्षमा प्रार्थी है।